वेलकम टू द कंसेप्ट जोन बच्चों। तो कैसा गया एग्जाम? मेरे ख्याल से आप लोगों का एग्जाम बहुत शानदार गया होगा, क्योंकि फिजिक्स पेपर देखा जाए तो पूरा प्रेडिक्टेबल था। जितना भी क्वेश्चन हमने वीडियो में जितना भी मैं बात किया हूं उनमें से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आए थे। तो आपने देखा होगा क्वेश्चन को और समझा होगा कि बड़ा इजी क्वेश्चन आया था, जो जो पढ़े थे वही वही क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे आप लोगों को बड़ा मजा आया होगा और पेपर मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों का बहुत शानदार गया होगा। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे सेट बी का सॉल्यूशन लेके आया हूँ, क्योंकि मेरे पास सेट बी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, तो उसका मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करता हूँ। धीरे से आपको सेट ए और सेट सी का भी यहाँ पे आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेट बी। ये रहा सेट बी। तो सेट बी में यहाँ पे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आता है और यहाँ पे क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन करके दिया है। और यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन में देखेंगे आप, यहाँ पे ये चार ऑप्शन दिए हैं। इन चारों ऑप्शन को इसको मैं एमसीक्यू क्वेश्चन में कराया था बच्चों। ये क्वेश्चन मैंने चॉइस किया था, आप एमसीक्यू वाले लेक्चर को देखे होंगे तो उसमें एक क्वेश्चन था। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है क्या, द इंटेंसिटी एट डिस्टेंस आर ड्यू टू लीनियर चार्ज विल बी। तो लीनियर चार्ज इस टाइप का होता है। अब लीनियर चार्ज में प्लस 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 होता है। अब इसके कारण जो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो E इज इक्वल्स टू हमको पता है लैम्डा अपॉन होता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R का। तो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल बच्चे यहाँ पे लिखा है कौन सा ऑप्शन, देखो यहाँ पे ऑप्शन बी दिया है आपको, ऑप्शन बी प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस R, ये करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस आया। सेकंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। तो हमको पता है कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, और हमको पता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क अपॉन चार्ज। तो चार्ज अपॉन में आएगा, ये चार्ज ऊपर जाएगा तो चार्ज का स्क्वायर होगा। अब हमको पता है चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला एम्पियर सेकंड होता है, तो इसलिए एम्पियर 1 सेकंड 1, बट पावर 2 है तो ये 2 आ जाएगा। और वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1L2T-2। अब इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो m+1 ऊपर जाके -1, L2 ऊपर जाके -2, T-2 ऊपर जाके +2 होगा। तो 2 और 2 जुड़ के कितना आएगा 4, और यहाँ a का पावर 2। तो यहाँ पे बच्चों ये आ जाएगा। और यहाँ पे मेरे को दिया है कौन सा ऑप्शन, देखिए ये ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। फिर थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे आया है, क्या बताओ, द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर विल इंक्रीज इन टेम्परेचर। किसका बात कर रहे हैं बच्चा, सेमीकंडक्टर का। किसका बात कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर का। तो सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इसका रेजिस्टेंस घटता है, और यही कंडक्टर होता तो टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। बट पूछा किसके बारे में है, सेमीकंडक्टर। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होता है बताओ, घटता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आएगा बच्चे, देख रहे हो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आएगा, ऑप्शन सी घटेगा। फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन आ गया था। ये क्वेश्चन मैं देखा था बट चॉइस नहीं कर पाया था एमसीक्यू टाइप में, क्योंकि मेरे को लगा ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ये क्वेश्चन दे दिया गया है। अब ये क्वेश्चन क्या है आप देखेंगे तो इस तरीके से एक डायग्राम दिया है, ऐसा और ऐसा है। ये सेंटर है O और इसका रेडियस R दिया है, यहां से R ऐसा करके R दिया है, और यहां से करंट I फ्लो हो रहा है। तो इससे प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना होगा। अब देखो बच्चे, जब वायर होता है ऐसा तो वायर में करंट I फ्लो होता है, तो इस वायर के इधर मैग्नेटिक फील्ड होता है इधर, बट इस वायर के अलोंग ये डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0, वायर पे 0। तो वायर जिस लाइन पे होता है उस लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड 0 आता है। तो देखो यहाँ पे वायर है और इसी लाइन पे पॉइंट O आ रहा है, इस वायर के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा। सेम टू सेम ये वायर है, इसके कारण भी उसी लाइन में आ रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इसके नाम से भी 0 आएगा। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट O पे 0 होगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण आएगा बताओ, वो आएगा इसके कारण। तो यहाँ पे सेंटर पे आएगा जी। अब एक बात बताओ, ये सेमी सर्कल देख रहा है, पूरा सर्कल रहता है ऐसा, तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जो आता है उसका फॉर्मूला होता है μ0/2I/r होता है बच्चा, होता है। अब देखो ये सर्कल हाफ हो गया है, तो इसको हाफ कर दूंगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी हाफ होगा, और हाफ होगा तो 2 मल्टीप्लाई हो कितना आ जाएगा बच्चा, 4 आएगा। तो इतना आएगा इसका मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका डायरेक्शन जानना है, तो करंट कैसा है बताओ इसमें। तो करंट इसमें है कैसा बताओ, क्लॉकवाइज। तो राइट हैंड करो और क्लॉकवाइज ऐसे कर्ल करो, कर्ल करोगे थंब किधर आ रहा है बताओ, अंदर की ओर। बट यहाँ पे अंदर की ओर ना देके क्या दिया है बताओ, इसमें डाउनवर्ड दिया है। क्या दिया है बताओ, डाउनवर्ड। तो वर्टिकली डाउनवर्ड ये वाला ऑप्शन आएगा करेक्ट, देख लो यहाँ पे आएगा μ0I/4R, वर्टिकली डाउनवर्ड करेक्ट आएगा बच्चे, यहाँ पे डाउनवर्ड आएगा। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है 5th नंबर का। वहां पे क्वेश्चन मेरे को दिया है SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स।
तो मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट सबके सब बच्चों को पता होगा, वेबर होता है। क्या होता है बच्चा? वेबर होता है। तो यहाँ पे वेबर करेक्ट ऑप्शन होगा, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा बच्चे, ऑप्शन डी। फिर यहाँ पे लेंज लॉ इज कंसिक्वेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, तो लेंज लॉ किसको ओबे करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑप्शन बी करेक्ट होगा बच्चे, ऑप्शन डी। फिर यहाँ पे मेरे को दिया है द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, तो हमको पता है बच्चे रेजोनेंस कंडीशन पे एक्सएल इक्वल टू होता है एक्सी, और ये होता है ओमेगा एल इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी। ओमेगा इधर आता है तो ओमेगा स्क्वायर, और एल इधर नीचे आता है तो 1 बाय एल सी, और ओमेगा इक्वल टू स्क्वायर को इधर ले जाऊंगा तो 1 अपॉन अंडर रूट एल सी आएगा। अब मेरे को पता है ये जो ओमेगा होता है वो 2 पाई न्यू होता है इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, और 2 पाई को उधर भेजूं तो न्यू इक्वल टू मिल जाएगा मेरा कितना? 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी मिलेगा, और इसी को बोलते हैं बच्चे नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस सर्किट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है बच्चे, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है क्या? विच कलर ऑफ लाइट डेविएट द मोस्ट बाय प्रिज्म, तो प्रिज्म से कौन सा कलर ऑफ लाइट सबसे ज्यादा डेविएट होता है? तो देखिए यहाँ पे ये प्रिज्म है, अब प्रिज्म से लाइट ऐसा इंसिडेंट करता है, कौन सा लाइट? व्हाइट लाइट। अब डिस्पर्जन के कारण यहाँ पे लाइट अपने 7 कलर में टूट जाते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे टूट जाते हैं। तो सबसे टॉप में रहता है रेड और सबसे नीचे होता है वायलेट, तो इसका डायरेक्शन ये था, अब इससे ये इतना भटका और ये इतना भटका, तो सबसे ज्यादा भटका कौन है? सबसे ज्यादा डेविएट कौन हुआ है? तो वायलेट कलर। तो सबसे ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है, या डेविएटेड बोलोगे तो वायलेट कलर आएगा यहाँ बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। फिर यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल। अब फंडामेंटल पार्टिकल बच्चे, फंडामेंटल पार्टिकल फिजिक्स या केमिस्ट्री कोई भी दुनिया में लोगे तो यहाँ पे आता है पहला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आता है, ये तीनों फंडामेंटल पार्टिकल है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी दिया है, प्रोटॉन भी दिया है, न्यूट्रॉन भी दिया है, तो फंडामेंटल पार्टिकल कौन नहीं है? तो यहाँ पे बच्चा अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, याद रखिएगा, वही करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे दिया है डायोड विल बी यूज्ड, तो जानते हो हम डायोड का यूज किस में करते हैं? बोला है एम्पलीफायर में, नहीं। यहाँ पे ऑक्सीलेटर में, नहीं। यहाँ पे मॉड्यूलेटर में, नहीं। तो हम यूज करते हैं रेक्टिफायर में। पढ़े ना बच्चों, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड यूज होता है, फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड यूज होता है। तो डायोड का यूज किसमें होता है बताओ? रेक्टिफायर में। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आएगा बच्चे, ऑप्शन डी। ओके, फिर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया था बी सेक्शन में, यहाँ पूछा है क्या? विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज यूज्ड फॉर फोटोग्राफी इन डार्कनेस और एट नाइट, ऐसा लिखा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़िए, ये वाला क्वेश्चन लिखा है, कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपके फोटोग्राफी में यूज होता है? किसमें बताओ? ये आपके डार्कनेस और नाइट में। तो बच्चे डार्कनेस या फिर नाइट के टाइम में आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज होता है वो होता है इंफ्रारेड। कौन होता है? इंफ्रारेड। तो यहाँ पे आंसर आता है बच्चे इंफ्रारेड आंसर आएगा पहला का, सेक्शन बी का। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या? यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू द लेटर्स ऑफ अ बुक अपीयर बिगर व्हेन व्यूड बाय फील्ड अ फ्यूज बल्ब विथ वाटर और ग्लिसरीन। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, देख लो। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है क्या कि जब मैं एक बल्ब में पानी या ग्लिसरीन को डाल देता हूँ और उसके बाद मैं किसी बुक के लेटर को पढ़ता हूँ तो वो बड़ा दिखता है, क्यों? तो भाई साहब मैं यहाँ पे एक बल्ब रखा हूँ, अब इस बल्ब में पानी को भर दिया और उसके बाद यहाँ नीचे में कुछ लेटर लिखा है और उसको यहाँ से मैं देखता हूँ तो ये बड़ा दिखता है। तो किसके कारण? तो यहाँ पे लाइट का क्या हो रहा है बच्चा? रिफ्रैक्शन। तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोल सकते हो। और दूसरा रीजन क्या है पता है इसका? कि ये जो बल्ब है, बल्ब जो है बिहेव्स लाइक कॉन्वेक्स लेंस। बिहेव्स लाइक किसकी तरह बिहेव करता है बताओ? कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है। ठीक है बच्चे, इसके कारण आपको बड़ा बड़ा साइज दिखाई देता है। कौन बताओ? जो लेटर होता है बल्ब का यूज करते हैं वो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाई देयर इज नो पोलराइजेशन इन लॉन्गिट्यूडनल वेव। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन, क्या बताओ? व्हाई देयर इज नो पोलराइजेशन ऑफ इन लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब बच्चों यहाँ पे 2 टाइप का वेव होता है, एक होता है ट्रांसवर्स वेव और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है पता है? इसके जो वेक्टर्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं और प्रोपेगेट इधर करते हैं। तो वाइब्रेट कैसे कर रहे हैं बताओ? तो वाइब्रेट कर रहे हैं प्रोपेगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। बट लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है? जो इसके पार्टिकल्स होते हैं जिस डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं उसी डायरेक्शन में प्रोपेगेट करते हैं। तो यहाँ पे वाइब्रेशन और प्रोपेगेशन का डायरेक्शन क्या होता है? पैरेलल होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा पता है? बिकॉज लॉन्गिट्यूडनल वेव है ना, बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव ऑक्सिलेट और प्रोपेगेट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन।
यही आंसर होगा इसका, जिसके कारण ये पोलराइज्ड नहीं होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर एल्कली मेटल यूज्ड मोर फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाई आर एल्कली मेटल यूज्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। लिखा है कि नहीं लिखा है? यहाँ पे लिखा है। अब ऐसा क्यों? तो एक बात बताओ, एल्कली मेटल जो होते हैं उनका वर्क फंक्शन बहुत कम होता है, बाकी सब मेटल्स के कंपेयर में एल्कली मेटल का वर्क फंक्शन कम होता है, जिसके कारण ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में यूज होता है, क्योंकि कम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अब कम एनर्जी चाहिए तो जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उसी को तो कम एनर्जी चाहिए। अब वर्क फंक्शन किसका कम होता है बताओ? तो वो होता है फोटो इलेक्ट्रिक, सॉरी वो किसका होता है बताओ? एल्कली मेटल का। तो यहाँ पे एल्कली मेटल का क्या होता है बताओ? वर्क फंक्शन क्या होता है बच्चे? लो होता है एज कंपेयर टू अदर मेटल्स। क्लियर है? ये आंसर आता। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या बताओ? यहाँ पे देखो डोपिंग क्या है? व्हाट इज डोपिंग? तो डोपिंग क्या है बच्चे? आपको पता ही होगा, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्यूरिटी टू द प्योर सेमीकंडक्टर। जैसे कि सिलिकॉन या जर्मेनियम में मैं इंप्यूरिटी ऐड करता हूं तो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को मैं बोलता हूं क्या? डोपिंग। ओके, अब सेक्शन बी आ गया जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 है। अब यहाँ पे लिखा है क्या? विच अलॉय आर यूज्ड टू मेक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस एंड व्हाई। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? विच अलॉय यूज्ड फॉर स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस एंड व्हाई। तो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए अपन यूज करते हैं बच्चे मैग्नीन या कंस्टेंटन वायर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बताओ? अपन यूज करते हैं मैग्नीन और कंस्टेंटन। क्यों? क्योंकि बच्चे इसका जो रेजिस्टिविटी होता है वो हाई होता है। रेजिस्टिविटी क्या होता है? हाई। और इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा होता है, ये फार्मूला बताया था R = R0 1 + अल्फा डेल्टा T, या फिर रो ले सकते हो यहाँ पे रेजिस्टिविटी लोगे तो। यहाँ पे ये जो अल्फा होता है इसका स्मॉल होता है। किसका बताओ? अलॉय का। तो अलॉय जो होता है किससे बनता है? तो अलॉयज आर मेड बाय मैग्नीन और कंस्टेंटन वायर बोल सकते हो, ठीक है। और इसका रेजिस्टिविटी क्या होता है? हाई होता है। और इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है वो क्या होता है? वेरी लो होता है, जिसके कारण अलॉय बनाने में इसका यूज करते हैं। फिर क्या लिखा है? व्हाट इज लॉरेंज फोर्स? राइट द फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, देखिए यहाँ पे व्हाट इज लॉरेंज फोर्स? राइट द फॉर्मूला। तो देखो लॉरेंज क्या फोर्स क्या होता है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट रहता है तब यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल मोशन करता है, तब ये चार्ज पार्टिकल में लगने वाला नेट फोर्स आपका कहलाता है लॉरेंज फोर्स। तो नेट फोर्स experienced by charge particle when it moving in the presence of electric and magnetic field, ये आंसर आएगा। और यहाँ पे लॉरेंज फोर्स का जो फॉर्मूला होता है बच्चा, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आता है Q वेक्टर E, और एक मैग्नेटिक फील्ड के कारण आता है Q डॉट वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B होता है। इसी को आप Q बाहर निकाल के लिख सकते हैं वेक्टर E प्लस वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये लॉरेंज फोर्स कहलाता है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, तो लॉरेंज फोर्स क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा, तो लॉरेंज फोर्स ये कहलाएगा। क्लियर है बात? ओके, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आया है अ वायर ऑफ लेंथ L कैरिंग अ करंट I इज बेंड इनटू सर्कल फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट। एक वायर है जो I करंट कैरी करके रखा है और उसको मैं बेंड कर दिया सर्कल पे, और सर्कल पे बेंड किया तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? तो देखिए बच्चे, एक वायर है, एक करंट I है और इसका लेंथ मान लेते हैं कितना है? L। अब बच्चों इसी वायर को मैं बेंड कर दे रहा हूँ, किसे बताओ? सर्कल में। यहाँ करंट तो फ्लो हो ही रहा है। अब सर्कल में बेंड कर दिया तो इसके पास क्या आ जाएगा? रेडियस। मेरे को पता है लेंथ ऑफ वायर, करंट पता है, लेकिन रेडियस पता है क्या? नहीं। तो ये जो लेंथ है किसके इक्वल आएगा? इसके सरकमफेरेंस के। तो लेंथ इक्वल टू इसका सरकमफेरेंस क्या होता है? 2πr। तो यहाँ पे r निकालेंगे तो कितना आएगा? L/2π। और इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो कितना आता है बताओ? I × A। करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक मोमेंट I × A होता है। अब I × एरिया किसका होगा? इस लूप का। तो सर्कल का एरिया होता है πr², और यहाँ पे आप I × पाई, और r² की जगह इसका स्क्वायर करेंगे तो L² और इसका स्क्वायर 4 और पाई का स्क्वायर आएगा। एक पाई कटेगा बच्चा, उसके बाद बचेगा क्या? I L² अपॉन बचेगा 4 और पाई। यही बच्चों इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा। किसका होगा? जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? यहाँ पे बोल रहा है व्हेन अ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 40 मिली वेबर इज प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग अ करंट 2 एम्पियर थ्रू अ कॉइल, देन व्हाट विल बी द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, और यहाँ बोला है फ्लक्स 40 मिली वेबर है, और वहां पे क्या दिया बताओ? करंट कितना है? 2 एम्पियर है। तो इसमें सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे एक कॉइल है ऐसा, इस कॉइल पे तुम्हारा करंट 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है, और इसमें जो फ्लक्स लिंक्ड है वो कितना है बताओ आपका? वो है 40 मिली वेबर है। तो हमको पता है फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई,
पता है कि नहीं पता है? बिल्कुल पता है। तो फाइव इक्वल टू आ जाएगा एल आई, और एल इक्वल टू आता है फाइव अपॉन आई। अब फाइव का वैल्यू है बच्चा कितना, 40 मिली वेबर, और आई का वैल्यू कितना है बताओ, 2 एम्पियर। अब इसको कटाऊंगा, 2 से कटेगा 20 बार में, तो 20 आएगा और ये बन जाएगा मिली हेनरी में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा बताओ, मिली हेनरी में। तो इसका आंसर कितना आएगा बताओ, मिली हेनरी आएगा, इतना 20 मिली हेनरी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद लिखा है क्या बताओ, पोलरॉइड, व्हाट इज पोलरॉइड, राइट 2 यूजेस ऑफ पोलरॉइड। यहाँ पे लिखा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोलरॉइड क्या है और उसका 2 यूजेस लिखिए। तो पोलरॉइड होता है क्या बच्चा, एक ऐसा डिवाइस होता है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस करता है। पोलरॉइड इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, इसका 2 यूजेस देखोगे तो सबसे पहला यूज होता है सन ग्लासेस में। अब जानते हो सूर्य को ऐसे नॉर्मली देखोगे तो कितना चमकता है, अपने आंख में आंसू आ जाता है, बट मैं एक पोलरॉइड का चश्मा पहनता हूं और उसका सूर्य को देखूंगा तो मेरे आंख में चमक नहीं आएगा और मेरे आंख में आंसू नहीं आएगा, मैं आसानी से सूर्य को देख सकता हूं। तो यहाँ पे ग्लेयर को रिड्यूस करने के लिए हम पोलरॉइड ग्लास का यूज करते हैं, जो कि गॉगल्स में यूज करते हैं। तो सन ग्लासेस में यूज होता है किसका बताओ, पोलरॉइड का। और दूसरा यूज होता है विंडो ग्लास ऑफ कार। तो कार के विंडो ग्लास में भी अपन यूज करते हैं, जो देखते हैं बाहर में, उसमें भी सूर्य का बहुत चमक आता है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए कार का जो ग्लास होता है वो आपका पोलरॉइड का बना हुआ होता है। ठीक है बच्चे, और एक यूज बोल सकते हो तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस करने के लिए अपन इसका यूज करते हैं लेबोरेटरी में। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, क्या बताओ, राइट द फॉर्मूला ऑफ वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द पास्चन सीरीज एंड टेल इन विच रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम दिस वेवलेंथ फॉल। यहां बोला है पास्चन सीरीज के लिए, पास्चन सीरीज के लिए वेवलेंथ का फॉर्मूला लिखिए और कौन से रीजन में ये लाई करता है उसको लिखिए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 ही मार्क्स के लायक लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है इसमें। तो बच्चे यहाँ पे वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू आर 1 अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एन फाइनल स्क्वायर माइनस एन इनिशियल स्क्वायर होता है। अब जानते हो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसा कर रहता है ऐसा, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर रहा है, यहाँ से यहाँ जंप कर रहा है और ऊपर से जंप कर रहा है, तो इसमें जंप करता है n इक्वल टू 1 या 2 या 3 में। तो एक बात बताओ, पास्चन सीरीज के लिए, पास्चन सीरीज के लिए 3 में जंप करता है, क्योंकि लाइमन पहला में होता है, दूसरा में बामर, तीसरा में क्या होता है बताओ, पास्चन। तो n का वैल्यू 3 होगा किसमें बताओ, n फाइनल की जगह। तो यहाँ पे कितना है बताओ, 3 स्क्वायर, और यहाँ पे n इनिशियल हो सकता है आपका कितना बताओ, 4 5 6 ऐसा हो सकता है। ये आपका वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला हो गया पास्चन सीरीज के लिए। किसके लिए बताओ, पास्चन सीरीज के लिए। ठीक है, अब ये कौन से रीजन में लाई करता है, तो बच्चे जो लाइमन सीरीज होता है, लाइमन सीरीज होता है वो लाई करता है यूवी रीजन में, और जो आपका बाल्मर सीरीज होता है ये आपका लाई करता है किसमें पता है, विजिबल रीजन में, विजिबल रीजन में। और उसका जितना बच गया आपका पास्चन हो गया, ब्रैकेट हो गया, पी फंड हो गया, ये तीनों का तीनों लाई करता है इंफ्रारेड में। तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ, जो क्वेश्चन मैंने पूछा है, तो पास्चन सीरीज लाई इन द रीजन ऑफ इंफ्रारेड। क्या आएगा, इंफ्रारेड, ये आपका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए क्या है, बोला है बताओ, व्हाट इज अ पीएन जंक्शन डायोड, ड्रॉ इट्स सिंबल। क्या बोला है देखिए, व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड, ड्रॉ इट्स सिंबल। तो पीएन जंक्शन डायोड क्या है, जब मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को कंबाइन करता हूं तो यहाँ पे जो होल्स और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जंक्शन पे डिफ्यूज होते हैं और एक डिवाइस बनाते हैं जिसको अपन बोलते हैं क्या बताओ, पीएन जंक्शन डायोड। तो when p type semiconductor and n type semiconductor join together and their holes and electrons diffuses at the junction, then this device is known as pn junction diode, ऐसा बोल सकते हो। और इसका जो सिंबल होता है बच्चा, इसका जो सिंबल होता है वो सिंबल इस तरीके से होता है। देखिए यहाँ पे एक आपको ट्रायंगल बनाना है और एक लाइन खींचना है और इसमें ऐसा गोल डाल देना है, तो ये आपका पीएन जंक्शन डायोड होता है, पीएन जंक्शन डायोड होता है, जिसका आप डायग्राम बोल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है आपका क्या, एक न्यूमेरिकल है बच्चे, न्यूमेरिकल को बारीकी से देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे मेरे को इस तरीके से न्यूमेरिकल दिया है जिसको सॉल्व करना था आपको। आपने इसको सीरीज या पैरेलल माना होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है बच्चे। इसको पहचानना बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन आपको पहचानना जरूरी है। इसको पढ़े रहोगे तभी जाके बना पाओगे, नहीं तो फंस जाओगे। ये बीच वाला माइक्रोफैरड है, ये 1 माइक्रोफैरड है, ये भी 1 माइक्रोफैरड है, ये भी 1 माइक्रोफैरड है, ये भी 1 माइक्रोफैरड है। ये ए है और ये क्या है बताओ, बी। ये ए है तो इस पॉइंट को ए ले लो, ये बी है तो इस पॉइंट को बी ले लो, ये वाला पॉइंट को सी ले लो और ये वाला पॉइंट को डी ले लो। अब 4 पॉइंट बनाना है आपको, ए, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी और यहाँ पे बी। अब देखिए ए और सी के बीच में 1 माइक्रोफैरड है, तो ए और सी के बीच में बना दो 1 माइक्रोफैरड। फिर देखिए सी और डी के बीच में 5 माइक्रोफैरड है, तो सी और डी के बीच में, डी और सी के बीच में 5 माइक्रोफैरड है। फिर देखिए डी और बी के बीच में 1 माइक्रोफैरड है, तो डी और बी, ये डी है ये बी है, इसके बीच में कितना है
1 माइक्रोफैरड। फिर ए और डी के बीच में 1 माइक्रोफैरड है, ए और डी, तो ए ये रहा और डी ये रहा, इनके बीच में कितना है बताओ, 1 माइक्रोफैरड है। और उसके बाद देखा जाए कहां कहां पे सी और बी, सी और बी के बीच में कितना है बताओ, यहाँ पे 1 माइक्रोफैरड है, तो सी और बी के बीच में कितना आ जाएगा, 1 माइक्रोफैरड। ये रिड्रॉ करने के बाद देखोगे बच्चे, ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज लगता है जिसमें क्या होता है बताओ, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस होता है, तो कोई करंट यहाँ से फ्लो नहीं होता। तो देखिए ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, तो 1/1 आएगा। यहाँ पे रखेंगे तो कितना आएगा, 1 और 1, यहाँ रखूंगा तो 1/1 आएगा। और ये R और ये S, R भी 1, S भी 1, तो यहाँ भी 1/1 दोनों इक्वल आया, तो क्या है बैलेंस ब्रिज, मतलब यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। और जब इससे करंट फ्लो नहीं होता है तो ये हट जाता है, कोई काम करे, तब ये दोनों किस में आ जाएगा बच्चे, सीरीज में। ये दोनों भी किस में आ जाएगा बताओ, सीरीज में। अब ये दोनों सीरीज में आएगा, तो सीरीज में आता है क्या होता है बताओ, 1/c इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1 कितना आएगा बताओ, ये 2/1, तो 1/c, तो c इक्वल टू कितना आएगा, इसका रेसिप्रोकल 1/2। तो इन दोनों का सीरीज कितना आएगा बताओ, तो इन दोनों का सीरीज आएगा 1/2 माइक्रोफैरड। सेम टू सेम इन दोनों का भी सीरीज कितना आएगा बच्चा, इन दोनों का सीरीज भी कितना आएगा बताओ, 1/2 माइक्रोफैरड। अब सी ए बी के अक्रॉस निकालना है, तो पैरेलल में जुड़ जाता है, तो 1/2 और 1/2 जुड़ेगा, तो हाफ हाफ कितना हो जाएगा, 1 माइक्रोफैरड, और ये इसका आंसर करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। अब यही दूसरा सेट में शायद तब 2 माइक्रोफैरड करके दिया था, तो सेम सॉल्यूशन आप 2 माइक्रोफैरड में करेंगे, उसका आंसर कितना आएगा, 2 माइक्रोफैरड आएगा। ओके, फिर यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, राइट द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस लिखा हुआ दिया है। तो देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ और क्या बोला है बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस में। तो सबसे पहला लिख सकते हो ईएमएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस, और दूसरा लिख सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू ईएमएफ। दूसरा बात बोल सकते हो ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है। और यहाँ V इज है ना, V डिपेंड्स ऑन किसमें बताओ, रेजिस्टेंस। V डिपेंड करता है तुम्हारा किसमें बताओ, रेजिस्टेंस पे। तीसरा पॉइंट बोल सकते हो यहाँ पे क्या बताओ, ये आपका करंट पे डिपेंड नहीं करता, ये ईएमएफ जो होता है करंट पे डिपेंड नहीं करता, नॉट डिपेंड ऑन करंट, डिपेंड ऑन करंट, तो करंट पे डिपेंड नहीं करता। बट V यहाँ पे डिपेंड करता है करंट पे, डिपेंड्स अपॉन करंट, तो ये करंट पे डिपेंड करता है। ऐसा 3 लिखते आपको 3 मार्क्स मिल जाता, ठीक है। और फिर मेरे पास क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ रेडियो वेव, राइट टू यूजेस। तो फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे बताओ, फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सॉरी रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी रेंज लिखना है और 2 यूजेस लिखना है। तो देखिए रेडियो वेव, यहाँ रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी रेंज जो होता है बच्चा किसका बताओ, रेडियो वेव का, वो होता है 500 किलोहर्ट्ज से जाता है बच्चों कहां तक, लगभग 1000 मेगाहर्ट्ज तक जाता है इसका फ्रीक्वेंसी रेंज, आपको याद रखना चाहिए था ये, ठीक है। और इसका एक और पार्ट क्या है बताओ, एक और पार्ट है इसका यूजेस। तो यूजेस में बोल सकते हो सबसे पहला आप यूज कर सकते हो इसको टेलीविजन कम्युनिकेशन में, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, है ना, यहां बोल सकते हो। दूसरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तीसरा बोल सकते हो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इन सब में इसका अपन यूज करते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या बताओ, what do you understand by stopping potential, what effect will the stopping potential have on the photo cell if intensity of light incident on the cathode is decreased and frequency of the light incident on the cathode is increased, ऐसा बोला है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया है आपको, आराम से पढ़िएगा, रोक के वीडियो को मैं हटा रहा हूँ। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, मैं बताया था स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल एट एनोड प्लेट एट विच फोटो करंट बिकम जीरो, दैट नेगेटिव पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। वो पोटेंशियल, वो नेगेटिव पोटेंशियल जिसपे आपका फोटो करंट जीरो बन जाए, उस पोटेंशियल को अपन स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। और स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे नहीं। तो इंटेंसिटी के बढ़ाने से, इंटेंसिटी के घटाने से, इंटेंसिटी को डिक्रीज करूंगा तो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन अनचेंज्ड, आंसर लिखना है। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन द कैथोड प्लेट इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है। तो ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल विल आल्सो इंक्रीजेस, ऐसा करके आंसर आता। फिर 30 नंबर का क्वेश्चन क्या है बताओ, यहाँ पे यहाँ बोल रहा है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग, आइसोटोन, न्यूक्लियर फ्यूजन, इलेक्ट्रोवोल्ट। तो आप जानते हो आइसोटोन क्या होता है, वो एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो, दोज एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर आर सेम आर नोन एज आइसोटोप्स।
देन व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन? तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है बताओ? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपका दो लाइट न्यूक्लियाई एक दूसरे से क्या होता है बताओ? जुड़ता है। तो इन न्यूक्लियर प्रोसेस इन विच टू लाइट न्यूक्लियाई, टू अनस्टेबल लाइट न्यूक्लियाई ज्वाइन टुगेदर टू मेक स्टेबल एंड हैवी न्यूक्लियस, ऐसा बोल सकते हो, इज नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? दो लाइट न्यूक्लियाई का जुड़ना, ये प्रोसेस आपका कहलाता है न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाता है। ठीक है। इलेक्ट्रोवोल्ट क्या है? तो इलेक्ट्रोवोल्ट क्या है? जब एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे वाइब्रेट करता है, ऑक्सीलेट करता है, तो जो एनर्जी गेन करता है उस एनर्जी को मैं बोलता हूं 1 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन इट एक्सेलरेट अक्रॉस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज इलेक्ट्रोवोल्ट। ऐसा आपको आंसर डालना था। यहां पे लिखा है एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन रिवर्स बायस। एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन रिवर्स बायस। तो बच्चे एक रिवर्स बायस में मेरे को वर्किंग को एक्सप्लेन करना है। तो जानते हो जब डायोड के पी साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, बैटरी के नेगेटिव से, और एन साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ता हूं तो ये किसमें आ जाता है बताओ? रिवर्स बायस में आ जाता है। तो व्हेन P side of diode is connected to negative terminal of battery and N side of diode is connected to positive terminal of battery, then diode become reverse bias. In reverse bias, its depletion region, इसका depletion region जो होता है, width of depletion region लिखो, width of depletion region क्या करता है बताओ? इंक्रीज कर जाता है, जिससे आपका यहाँ पे बैरियर पोटेंशियल या पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज कर जाता है। पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाता है बताओ बच्चे? इंक्रीज हो जाता है। और यहाँ पे जो क्या होते हैं बताओ? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होता है वो जंक्शन से दूर चले जाता है ना, मूव अवे फ्रॉम जंक्शन। और साथ ही साथ क्या होता है इसमें बताओ? यहाँ पे जो करंट होता है ना, तो वेरी स्मॉल current flows due to minority charge carrier and यहां बोल सकते हो it blocks flow of current through it, ऐसा बोल सकते हो। तो मैं क्या बोला? पीएन जंक्शन रिवर्स बायस का वर्किंग प्रोसेस जो होता है, जब अपन रिवर्स बायस में आता है पीएन जंक्शन डायोड, तो उसका डिप्लीशन लेयर का विड्थ बढ़ जाता है बच्चे, जिससे उसका बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाता है, और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होल्स और इलेक्ट्रॉन होते हैं पी साइड एन साइड के, उसको दूर फेंक देते हैं, रिपेल कर देते हैं, और यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मूव करता है, उसके कारण थोड़ा सा करंट मिलता है रिवर्स बायसिंग मोड में, और यहाँ पे ये जो क्या करता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण जो करंट बनता है उसको ब्लॉक कर देता है। ठीक है। इस तरीके से बोल सकते हो आप डायोड ब्लॉक्स करंट, फॉरवर्ड करंट बोल सकते हो। ओके, ठीक है। अब इसके बाद आता है बच्चे यहाँ पे आपका सेक्शन डी आ गया, और सेक्शन डी में आपका इस तरीके से क्या दिया है बताओ? केस बेस्ड क्वेश्चन है। अब एक केस बेस्ड क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक ट्रक पास करता है, तो ट्रक से जुड़ा रहता है एक चैन, तो वो चैन गिलरते हुए जाते रहता है, मतलब जमीन से टकराते हुए जाते रहता है। तो ऐसा क्यों करके सवाल उठता है? तो इसका जवाब भी उनको रमेश देता है। इन सब चीज का जवाब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण होता है, जिसके कारण ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो एक्स्ट्रा चार्ज आ जाते हैं, तो उस एक्स्ट्रा चार्ज को न्यूट्रलाइज किया जाता है या अर्थिंग किया जाता है। ठीक है, डिस्चार्ज किया जाता है थ्रू अर्थ, ऐसा बोलते हैं। ऐसा कुछ स्टोरी लिखा है, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ इतना बड़ा स्टोरी। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है व्हाट वैल्यू डिड रमेश डिमॉन्स्ट्रेट? 2 वैल्यूज लिखना है। तो रमेश यहाँ पे क्या वैल्यू डिमॉन्स्ट्रेट किया? तो सबसे पहला आपका अवेयरनेस बोल सकते हो, दूसरा अटेंटिवनेस बोल सकते हो, तीसरा आपको लिखना है तो साइंटिफिक एटीट्यूड बोल सकते हो। ये सब इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड पूछा है व्हेन डज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अराइज? ठीक है, यहां पे लिखा है कि ईएमएफ कब प्रोड्यूस होता है? तो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है बच्चों व्हेन फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल चेंजेस, देन ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस कॉइल। जब फ्लक्स में चेंज होता है, कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स में चेंज होता है, तब जाके ईएमएफ इंड्यूस होता है। और तीसरा लिखा है नेम एंड स्टेट द लॉ दैट गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो नेम क्या और स्टेट करना है उस लॉ को जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट देता है। यहाँ पे 2 लॉ है बच्चे। सबसे पहला आप बोल सकते हो लेंज लॉ, और इसका स्टेटमेंट ये है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट इज सच दैट इट ऑलवेज अपोजेस इट्स कॉज ऑफ इंडक्शन। ठीक है, या फिर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बोल सकते हो। और दूसरा यहाँ पे एक और आता है आपका राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल से भी अपन इसका डायरेक्शन जान सकते हैं।
यहाँ पे लेज लॉ को लिखना था और उसका स्टेटमेंट कर देना था। अब इसके आर में दिया है, कई बच्चा होगा जो आर वाला बनाया होगा, तो आर वाला जानते हो क्या होता है, एक ओल्ड मैन है जो बेयर फुट होता है, नंगे पांव होता है और अपने घर का बिजली को बनाने के लिए चले जा रहता है और उसको अचानक से शॉक लगता है जिससे जोर से वो चिल्लाता है और चिल्लाने के बाद गिर जाता है। फिर मोहल्ले का एक पड़ोसी एक लड़का जूता पहन के यहाँ पहुंचता है और उसका मदद करता है। तो ये सब चीज इस स्टोरी में बताया गया है। और यहाँ पे आपसे सवाल पूछा गया है कुछ। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेन सप्लाई इन इंडिया। व्हाट इज द वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेन सप्लाई इन इंडिया। तो इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 50 हर्ट्ज होता है और इसका जो वोल्टेज होता है वो 220 वोल्ट सप्लाई होता है बच्चे, 220 वोल्ट। अब यहाँ पूछा है, फॉर मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वी यूज टुडे वी यूज एसी वोल्टेज वाई। यहाँ पे अपन एसी वोल्टेज का यूज क्यों करते हैं बच्चों, एसी वोल्टेज को ट्रांसफार्मर के थ्रू मैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिट कर सकता हूँ, जिसके कारण मैं एसी वोल्टेज का यूज करता हूँ। बिकॉज इट कैन बी यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन बाय यूजिंग ट्रांसफार्मर, ऐसा करके आंसर कर सकते हो। और यहाँ पे लिखा है, राइट टू क्वालिटी डिस्प्लेड बाय अनिल इन दिस एक्टिविटी। तो अनिल का बताना है यहाँ पे वैल्यूज। तो अनिल सबसे पहले बात बोल सकते हो, हेल्पिंग नेचर बोल सकते हो, इसका अवेयरनेस बोल सकते हो, ठीक है, अवेयर है। और यहाँ पे साइंटिफिक एटीट्यूड बोल सकते हो, यहाँ भी आंसर आ सकता है इसका। और उसका 16 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए तो 16 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला है बताओ। यहाँ पे अमन है, अमन ऑन हिज वे टू स्कूल। अब अमन स्कूल साइड जाता है और पानी गिरते रहता है। अब पानी गिरता है तो अपने को रेनबो दिखाई देता है कि नहीं देता है। रेनबो मतलब क्या हो गया कि लाइट उससे टकराए, टकराने के बाद सबसे पहले रिफ्रैक्शन होता है, फिर डिस्पर्जन होता है और उसके बाद अपने को सतरंगी दिखता है, मतलब 7 कलर्स ऑफ लाइट या रेनबो बोलते हैं, वो दिखता है। तो खैर यहाँ पे रेनबो नहीं बोला है, यहाँ बोला है कलर बैंड दिखता है करके, तो कलर बैंड को ही मैं यहाँ पे रेनबो बोलूंगा, ठीक है। अब उसको डाउट आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, तो अपने टीचर से जाके पूछता है, तो उसको जवाब देना है आपको। कुछ कुछ सवाल है यहाँ पे। तो पहला सवाल है, व्हाट वैल्यू डिड अमन डिमॉन्स्ट्रेट। तो अमन क्या वैल्यू डिमॉन्स्ट्रेट किया। तो सबसे पहले क्यूरियोसिटी, उसको आंसर जानना है, ठीक है। और दूसरा साइंटिफिक थिंकिंग, एटीट्यूड, ये डाल सकते हो यार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है क्या, विच टू ऑप्टिकल फिनोमिना कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ कलर बैंड। मतलब रेनबो बनने के लिए दो फिनोमिना क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। बस इतना लिखना था, आंसर था आपको। बड़ा फर्जी क्वेश्चन था ये तो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, once while walking on the road Ram saw thin layer of oil। अब जानते हो बच्चे रोड में चलते रहते हो तो वहां पे ऑयल घिरे रहता है। अब उस ऑयल पे क्या हो जाता है आपका, वहां पे कलरफुल ऑयल दिखता है, ऑयल कभी कभी कलरफुल दिखता है, ठीक है। और इस चीज को समझाने के लिए यहाँ बताया गया, क्या बताओ, कि यहाँ पे ये हो रहा है, टीचर के द्वारा समझाया गया कि ये हो रहा है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण, कि कहीं पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, कहीं पे डिस्ट्रक्टिव, जिसके कारण आपको यहाँ पे कलरफुल, ब्यूटीफुल कलरफुल आपको बैंड दिखता है, या फिर बोल सकते हो स्ट्रिपेस दिखते हैं। तो ऐसा स्टोरी है, आप पढ़ के देखिएगा इसको। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, बहुत बड़ा क्वेश्चन है यार, थक जाऊंगा पढ़ते पढ़ते, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, मेरे को स्टोरी पता है, मैं पढ़ चुका हूँ क्योंकि। तो यहाँ पे आपका आंसर करना है, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो बच्चे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या करना है आपको, एक्सप्लेन करना है। तो जानते हो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, when two light wave of same frequency and zero or constant phase difference superimpose each other, then their resultant intensity become maximum, then this type of interference is known as constructive interference। और destructive interference क्या होता है, when two light wave of same frequency and zero or constant phase difference superimpose each other, then their resultant intensity become minimum, then this type of interference is known as destructive interference। या सिंपली बोल सकते हो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ऑक्सीलेट करता है उनका वेव, दो वेव, या सुपर इम्पोज करता है सेम फेस में, ओके। और इसमें आप बोल सकते हो कि इसमें बताओ डिस्ट्रक्टिव में सुपर इम्पोज करते हैं अपोजिट फेस में। ऐसा भी आंसर किया जा सकता है। व्हाट वैल्यू डू वी गेट फ्रॉम दिस पैसेज। इस पैसेज से अपने को दो क्या वैल्यू मिला। तो अपने को सीधी सी बात है, यहाँ पे फिजिक्स के बारे में अपने को नॉलेज हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ बोल सकते हो नॉलेज, गुड नॉलेज अबाउट फिजिक्स ऐसा बोल सकते हो, या फिर फिनोमेना ऑफ फिजिक्स ऐसा बोला जा सकता है। दूसरा बोल सकते हो क्या बताओ, यहाँ पे हेल्पिंग नेचर है, यहाँ पे जो बता रहे हैं टीचर, उनका हेल्पिंग नेचर बोल सकते हो, अवेयरनेस बोल सकते हो, ये सब आ सकता है। साइंटिफिक एटीट्यूड बोल सकते हो, ये सब आंसर यहाँ पे आ सकता है। अब देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस, गेम खेल दिया हमारे साथ हमारा सीजी बोर्ड, ठीक है। क्या मैं आपको डेरिवेशन जो यूट्यूब में कराया हूँ वो कॉन्वेक्स लेंस से कराया हूँ, और ये दे दिया अपने को कॉन्केव लेंस से। बस यहाँ पे डायग्राम चेंज होता बच्चे, और कुछ नहीं होता। यहाँ पे आपको डायग्राम इस तरीके से बनाना था, इस क्वेश्चन को यदि बनाए होंगे तो ऐसा करके ऐसा बनाना था, और यहाँ पे जाना था। यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रहता, ऑब्जेक्ट से लाइट जाता, लाइट जाने के बाद यहाँ पे एक नॉर्मल बनता सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और फिर यहाँ से आके इधर आके इमेज बन जाता,
ठीक है। और ऐसा बनता, तो यहाँ पे आ जाता आपका क्या बताओ, अल्फा, यहाँ पे बीटा, यहाँ पे गामा आता, और यहाँ पे इंसिडेंट रे आ जाता। ठीक है, और उसके दिया ऐसा गया है, ऐसा गया है, यहाँ पे टोटल क्या आ जाता, रिफ्रैक्टेड रे आ जाता। तो इस तरीके से इसको बनाना था। ये इमेज डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऐसा कर करके बना सकते थे। तो इसका डायग्राम ऐसे बनता। अब मैं आपसे डिस्कस नहीं किया था, तो ये वाला क्वेश्चन आपसे तभी गड़बड़ा जा रहा था। ठीक है, तो इसको जो जो बच्चे बनाए हैं और डायग्राम सही बनाए हैं वही बच्चों का करेक्ट होगा, जो नहीं बनाए हैं उनका तो गड़बड़ा गया है। तो इसके जगह सबसे बेहतरीन क्या था पता है आपको, माइक्रोस्कोप बनाना था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप आया था, बड़ा सिंपल था, इसको बनाया जा सकता था। तब इसका डेरिवेशन नहीं कराता हूं क्योंकि ऑलरेडी मेरे यूट्यूब में अवेलेबल है। और यहाँ पे 18 नंबर में देखिए, डिराइव एंड राइट द गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम को डिराइव भी करना है और उसको स्टेट भी करना है। तो आपको पता ही है गॉस थ्योरम क्या है ना। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज सरफेस, ऐसा कुछ है। और यहाँ पे आपको पूछते हैं क्या बताओ, यहाँ पे कैलकुलेट द फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस ऐसा दिया है, और क्या बोला है, 2 माइक्रो चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूबिक गॉसियन सरफेस। तो ऐसा क्यूबिक गॉसियन सरफेस है ऐसा करके, और ये क्यूबिक गॉसियन सरफेस के सेंटर पे मैं रख दिया हूँ 2 माइक्रो फैराड चार्ज को रखा हूँ। तो फ्लक्स बताना है इससे। तो फ्लक्स जानते हो क्या होता है, Q/ε0 होता है। तो Q को वैल्यू दिया है 2 माइक्रो फैराड, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, ε0 दिया है आपको 8.85 इंटू 10 टू द पावर कितना है बताओ, -12 हो गया। अब आपको इसको डिवाइड करना था बच्चे, तो 2 से कटेगा 1 टाइम में, 2 से कटेगा 4.4 और ये हो जाएगा 25, और ये ऊपर जाएगा कटेगा तो -6 टाइम में, ऊपर जाएगा 10⁻+6 अपॉन आता 4.425, इतना आता। अब इतना गंदा कैलकुलेशन करने के लिए हमको मजबूर कर दिया है। ठीक है, तो मैं इसको ऑलमोस्ट 4.5 मान लेता हूँ। तो 4.5 से इसको डिवाइड करूँ तो ऊपर 10 जाएगा 45, 5 से कटेगा कितना बार में, 9 बार में, 5 से कटेगा 2 बार में, 9 से 0, और 9 से 2 टाइम्स 18, फिर 2 टाइम्स, ऐसा तो ऑलमोस्ट 0.22 इंटू 10⁻6 ऐसा कुछ आता आंसर इसका, और अप्रॉक्स इतना ही आता। ठीक है बच्चे, या इसके और आसपास आएगा वैल्यू। बाकी बनाने का टेक्निक यही था। तो मैं रहता आपके जगह तो मैं ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व करता। क्यों? क्योंकि ये कैलकुलेशन मेरे को पसंद नहीं आया। ये कैलकुलेशन कौन करने के लिए बैठे रहेगा, टाइम वेस्ट है। इससे अच्छा तो ये कैपेसिटर है। व्हाट इज कैपेसिटर? इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज, और यहाँ पे लिखा है एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल इसका क्या होता है बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। कैपेसिटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, उनके प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होता है वो किसके कारण होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण ये चार्ज स्टोर करता है। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहाँ पे C इक्वल्स टू बच्चों आता है जो ε0 A/d, इसका एक्सप्रेशन आपको निकालना था, जो कि 3 स्टेप में आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकालते, σ/ε0 आता, पोटेंशियल डिफरेंस निकालते, कि जो कि आता आपका क्या बताओ, σ/ε0 इंटू कितना आ जाता है यहाँ पे बताओ d, और उसके बाद तीसरा स्टेप में आपको कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू Q/V करते, यहाँ पे V का वैल्यू को Q, सिग्मा को Q/A लिख के यहाँ पे इस वैल्यू को पूरा यहाँ पुट करते और सॉल्व करते, तो आपको ये फॉर्मूला आ जाता। अब उसके बाद बोला है राइट डाउन 2 फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द कैपेसिटर। अब कैपेसिटर अफेक्ट किसको करेगा, 2 फैक्टर लिखना है। सबसे पहले क्या बताओ, यहाँ देखोगे तो एरिया ऑफ द प्लेट अफेक्ट करेगा, दूसरा डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, तीसरा मीडियम बिटवीन प्लेट्स। तीन आप बता सकते हो, 2 पूछा था, 2 कोई भी से आपको लिख देना था बस। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या है देखो, एम्पियर सर्किटल लॉ आया था। एम्पियर सर्किटल लॉ आपको पता है ना क्या, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एनी क्लोज लूप इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट पासिंग थ्रू दैट क्लोज लूप बोल सकते हो। ये आपका एम्पियर सर्किटल लॉ है, और यहाँ से आपको सोलेनॉइड का डेरिवेशन करना था मैग्नेटिक फील्ड का। तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड में आता है आपका B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई आता है। तो इसका डेरिवेशन मेरे यूट्यूब में अवेलेबल है, तो इसलिए मैं इसको भी एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं करूंगा। अब यहाँ पे बच्चों मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मेरा तो इस बार तो 100% प्रेडिक्शन था कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आएगा करके, और आ भी गया। तो इसका भी बहुत शानदार लेक्चर मेरा यूट्यूब में अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, मेरे को लगता है कि आप लोगों का एग्जाम बहुत शानदार गया होगा। शायद ही कुछ क्वेश्चन आपसे छूटे होंगे, आपको बड़ा मजा आया होगा मेरा ये लेक्चर देख के। और आपको सेट ए और सेट सी का सॉल्यूशन चाहिए रहेगा तो मुझे बताइएगा, मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों का शूट करूंगा मैथमेटिक्स का बच्चों, जो मैथमेटिक्स हमारा 2 मार्च को है, 12th क्लास मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स का प्रॉपर एक मैं वीडियो यहाँ पे आराम से बना दूंगा। बट बच्चों कुछ बच्चों ने मेरे को यूट्यूब में कमेंट किया है कि सर केमिस्ट्री का भी लेक्चर, तो बच्चों मैं केमिस्ट्री का टीचर नहीं हूँ, तो इसलिए मैं केमिस्ट्री डील नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे। केमिस्ट्री खुद पढ़ सकता हूँ, बट पढ़ाने के लिए मेरे को उसका कोई टेक्निक नहीं पता है। ओके, और ना ही मैं पढ़ाया हूँ। मेरे से केमिस्ट्री छूटे लगभग 15 से 14 साल हो गया होगा, तो इसलिए केमिस्ट्री मुझसे ना ही पूछे तो बेहतर है। बट मैथमेटिक्स में आपको बहुत जबरदस्त सपोर्ट करूंगा, उसमें भी आपको 100 में 100 मार्क्स लाने का आइडिया और कॉन्सेप्ट और पूरा क्वेश्चंस कराऊंगा। तो इंतजार करिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।